हेलो एवरीवन, दिस इज फ्रेंड CSJD सलूजा वेलकमिंग यू ऑल ऑन यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है बच्चे आप सबके? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बच्चे अपने GIGL एंड EVCL रिवीजन लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर 10 की अगर मैं बात करूं तो उस पर्टिकुलर लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने कंपटीशन एक्ट का रिवीजन किया था ऑफ EVCL। कंपटीशन एक्ट क्योंकि मैंने बताया था कि 25 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, मार्क्स की वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो उस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करने वाले थे। तो एक पार्ट हम लोगों ने लेक्चर नंबर 10 में ऑलरेडी कवर कर लिया था। आज उसी कंपटीशन एक्ट का हम पार्ट 2 करेंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने टोटल 8 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग उसके अलावा और बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसके बाद हमारा ये कंपटीशन एक्ट लगभग पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ जो आज मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा, ये क्वेश्चंस हैं तो बहुत सिंपल, बट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। और अगेन मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका आंसर अगर आपको आता होगा तो लिख लोगे, नहीं आता होगा तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। और सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपके सामने देखिए क्या लिखा है। हाउ इज द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि जो CCI है, जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको किस तरीके से एस्टैब्लिश किया गया है। व्हाट इज इट्स कंपोजिशन? इसका कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन का मतलब इस पर्टिकुलर CCI में कौन कौन चेयरपर्सन होगा, कौन कौन मेंबर होगा, ये सारी बातें। सेकंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन क्या है। डिस्कस द प्रोसीजर्स लेड डाउन फॉर द सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स अलॉन्ग विद देयर टर्म्स। साथ ही साथ ये भी पूछा गया है कि जो CCI का चेयरपर्सन होगा या जो CCI के मेंबर्स होंगे, इनके अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर होगा। अगर ये अपॉइंट हुए हैं तो इनका क्या टेन्योर होगा अंडर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इसका मतलब सर ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्वेश्चन अपने आप में 4 छोटे छोटे क्वेश्चन को कवर करता है। कौन कौन से सर 4 क्वेश्चन? पहली चीज़ ये बात करता है इस्टेब्लिशमेंट की, सेकेंड चीज़ ये बात करता है कंपोजिशन की, थर्ड नंबर पे ये बात करता है प्रोसीजर की, प्रोसीजर किसके रिगार्डिंग? ऑफ सिलेक्शन ऑफ द मेंबर्स। और फोर्थ नंबर ये बात करता है उनके टेन्योर की। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट मैं आपको और दूंगा, और मैं यहाँ पे बात करूँगा रेजिग्नेशन की भी, क्योंकि ऑल्दो इस क्वेश्चन में रेजिग्नेशन का पॉइंट तो नहीं पूछा गया, बट आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इन छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, और आंसर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट की। तो कहते हैं CCI, जब कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 आया तो उसी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 के सेक्शन नंबर 7 में लिखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ बीन एम्पावर्ड to establish a commission to be called as Competition Commission of India by issue of a notification। और आज प्रेजेंट टाइम पे जब हम 2021 में इसकी बात कर रहे हैं तो 2021 में ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले ही पास हो चुकी है और CCI पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, कहते थे कमीशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सर जो ये CCI होगी ना, ध्यान रखना इस पर्टिकुलर चैप्टर में जहां जहां वर्ड लिखा होगा कमीशन, कमीशन का मतलब है CCI, दैट इज कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। कहते हैं CCI एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये एक ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट है विच इज हैविंग परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का फीचर पढ़कर आते थे हम कंपनी के केसेस में। कंपनीज एक्ट 2013 की बिल्कुल बेसिक क्लास में आपको बताया जाता था कि कंपनी एक परपीचुअल सक्सेशन का फीचर होल्ड करती है। इसका मतलब मेंबर्स चेंज होते चले, चेयरपर्सन बदलता चला जाए, बट इस CCI की वर्किंग पर, CCI की एग्जिस्टेंस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं डलेगा उसकी वजह से। CCI एक ऐसी बॉडी है जिसका परपीचुअल सक्सेशन है, जो इनडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए चलने वाली है। ठीक है, तो कहते हैं द कमीशन इज अ बॉडी कॉर्पोरेट हैविंग परपीचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। हमको पता है कॉमन सील के बारे में। ठीक है, कहते हैं द कमीशन हैज अ पावर टू एक्वायर, होल्ड movable or immovable property and to enter into contract in its name and by the said name sue or be sued। इसका मतलब हम कुल मिला के कह रहे हैं कि सर CCI will be acting as an artificial person। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है सर जो किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ये परचेज कर सकता है, होल्ड कर सकता है, भले वो मूवेबल हो या इमूवेबल, क्योंकि सर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक सेपरेट एंटिटी है। तो इन दैट सिचुएशन हम ऐसे बोल देंगे कि ये पर्टिकुलर एंटिटी अपने नाम से सूट फाइल कर सकती है और इसके नाम पर भी सूट फाइल किया जा सकता है। इसका मतलब कुल मिला के हम क्या ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से सुनना मेरे क्वेश्चन को। सर क्या CCI एक कंपनी है अंडर कंपनीज एक्ट? बिल्कुल भी नहीं बोला मैंने, ऐसे बिल्कुल भी नहीं बोला। CCI कोई कंपनी नहीं है विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जिसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा मैंने बोला। लेकिन मैं ऐसा बोल रहा हूं जो फीचर कंपनी में होते हैं, एक आर्टिफिशियल पर्सन में होते हैं, वो फीचर CCI में भी है, लाइक परपीचुअल सक्सेशन, like it can sue and can be sued in its own name, it can enter into a contract,
it has its own common seal, it can acquire or hold any movable or immovable property. All these features are also present in the company and all the same features are present in the CCI also. ठीक है सर अगर हम ऐसे बोले कि सीसीआई कंपनीज एक्ट में तो इनकॉर्पोरेट हुई नहीं, तो फिर ये किसने बनाई? तो पहली लाइन में हम लोग बोल चुके कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी कि वो नोटिफिकेशन के थ्रू एक कमीशन सेटअप कर सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस नोटिफिकेशन के थ्रू ये कमीशन सेटअप की, जिस कमीशन का नाम हमने क्या रख दिया? कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्लियर हो गई बात सर। सेक्शन 7 हमको समझ में आ गया। सर ये सेक्शन हमको लर्न करना है? हाँ जी सर बिल्कुल लर्न करना है। लर्न करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल सीधे सीधे सेक्शन 7, 8, 9, 10 सीधे सीधे चलेंगे, तो आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए देखते हैं अगला। कहते हैं फर्स्ट नंबर तो पॉइंट कवर हो गया, एस्टैब्लिशमेंट हमको समझ में आ गई। नाउ कमिंग अबाउट द सेकंड पोर्शन, दैट इज कंपोजिशन ऑफ कमीशन। सर इस कमीशन में कौन कौन लोग मेंबर्स होंगे, कितने चेयरपर्सन होंगे, चेयरपर्सन कैसे अपॉइंट होगा, ये सारी बातें यहाँ लिखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर पॉइंट पे लिखा है चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। कहते हैं द कमीशन, कौन सी कमीशन? सीसीआई। इट शैल कंसिस्ट ऑफ आ चेयरपर्सन, एक चेयरपर्सन होगा, एंड नॉट लेस देन 2 एंड नॉट मोर देन 6 अदर मेंबर्स। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि एक तो चेयरपर्सन होगा, इसके अलावा मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, मिनिमम 2 मेंबर्स होंगे, और मैक्सिमम जो है 6 मेंबर्स हो सकते हैं। इसका मतलब चेयरपर्सन तो होगा ही होगा, उसके अलावा मिनिमम 2 लोग होंगे। मतलब अगर मिनिमम 2 लोग होते हैं तो हम बोल देंगे टोटल 3 लोग होंगे, और अगर पूरे के पूरे 6 मेंबर्स अपने अपॉइंट कर लिए तो हम बोल देंगे टोटल 7 पर्सन हो जाएंगे, इंक्लूडिंग चेयरपर्सन। ठीक है, कह रहे थे कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड नॉट लेस देन, कम से कम 2 मेंबर, एंड नॉट मोर देन 6 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन अपॉइंट कर रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि ये चेयरपर्सन और मेंबर्स किस तरीके से कौन अपॉइंट करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट तो अपॉइंट करती है, हमको समझ में आ गया, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, लेकिन इसका कहीं ना कहीं रेफरेंस हम लोग सेक्शन 9 में भी लेकर आएंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अभी बाद में डिस्कस करते हैं। अब आती है सेकंड बात, सर जो ये चेयरपर्सन और मेंबर बनेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी? ये इनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो ही ये मेंबर बन पाएंगे। कुल मिला के हम ऐसे कह सकते हैं, हु विल बी द एलिजिबल पर्सन हु कैन बिकम अ चेयरपर्सन और अ मेंबर ऑफ द सीसीआई। क्वेश्चन का आंसर देखिए, कहते थे चेयरपर्सन एंड एवरी अदर मेंबर, चेयरपर्सन भी और इसके सारे मेंबर्स भी, शैल बी अ पर्सन ऑफ एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग। कह रहे हैं चार वर्ड यहाँ यूज होंगे, एबिलिटी, इंटीग्रिटी एंड स्टैंडिंग, एंड हु हैज स्पेशल नॉलेज। चौथा वर्ड एबिलिटी, कि सर वो कैपेबल होना चाहिए इतनी बड़ी पोजीशन को होल्ड करने के लिए। सर ऑनेस्ट पर्सन होना चाहिए, जिसका रिकॉर्ड पूरा क्लीन हो, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स ना चल रही। साथ ही साथ उसके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए, या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स। कम से कम कितने सालों का एक्सपीरियंस? 15 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सर किस में? सर या तो 15 सालों का एक्सपीरियंस हो, या स्पेशल नॉलेज हो, किस में? इन इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, accountancy, management, industry, public affairs, administration, or in any other matter which may be useful to the commission in the opinion of the central government। या इसके अलावा कोई एक ऐसी फील्ड जिसमें उसकी स्पेशलाइजेशन हो। सर ऐसी फील्ड जिसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन सीसीआई का मेंबर बनने लायक है। सर मेरा क्वेश्चन सुनिएगा, क्या यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी एक मेंबर बन सकता है? सर एक पर्सन जिसने कंपनी सेक्रेटरी की डिग्री ली हुई है, जो एक आईसीएसआई का मेंबर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक एडवोकेट, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, क्या वो भी अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलाइज्ड है? क्या वो यहाँ कहीं कवर होती है? सर हाँ, कहीं ना कहीं हम ऐसे बोल सकते हैं कि कॉमर्स में, लॉ में, फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में वो कवर हो जाते हैं। सर एक IIM क्वालिफाइड MBA होल्डर, क्या वो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखता है? हाँ सर, मैनेजमेंट में कवर हो सकता है। सर एक IAS ऑफिसर, क्या वो यहाँ पे मेंबर बन सकता है? हाँ सर, वो एडमिनिस्ट्रेशन में कवर हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन हम बोल सकते हैं कि बहुत वाइडर फील्ड है, और यहाँ पर एक्सपर्ट पर्सन्स को अपॉइंट किया जाएगा जो एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइज्ड नॉलेज रखते होंगे। और इसके अलावा जितने हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, लाइक इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, लॉ, फाइनेंस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक अफेयर्स, इनके अलावा अगर कोई और फील्ड में भी वो एक्सपर्ट है और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि उस फील्ड में एक्सपर्ट मेंबर भी हेल्प कर सकता है सीसीआई को, तो उसको भी मेंबर बनाया जा सकता है। ठीक है, कहते हैं वॉट विल बी द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो कहते थे चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर शैल बी होल टाइम मेंबर्स। सर यहाँ पे कोई भी मेंबर टेम्परेरी बेसिस पे अपॉइंट नहीं हो रहा है, कोई भी पर्टिकुलर मेंबर पार्ट टाइम के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा। सर ये होल टाइम अपना डिवोट करेंगे सीसीआई की वर्किंग में, और ये पूरी तरीके से लायबल होंगे सीसीआई की वर्किंग के लिए। ठीक सर, अब आती है बात, सर हम लोगों ने ये तो बोल दिया कि जितने भी जो भी चेयरपर्सन होगा या जो भी मेंबर्स होंगे ये अपॉइंट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट।
सर व्हाट डू मीन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या बीजेपी अपॉइंट करेगी? नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे मतलब ये है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट होगी वो अपॉइंट करेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करे ये कैसे पता लगे, मोदी किसको अपॉइंट करे ये कैसे पता लगे? तो कहते हैं उसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई है। क्या बनाई गई है? एक सिलेक्शन कमेटी। तभी देखो सेक्शन नंबर 9 लिखा है, सिलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। हु विल सेलेक्ट कि हु विल बिकम द मेंबर एंड हु विल बिकम द चेयरपर्सन। ध्यान से देखिए, द चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन शैल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। हम ऊपर भी पढ़कर आए थे, लेकिन सर सेंट्रल गवर्नमेंट किसको अपॉइंट करे? कहते हैं फ्रॉम अ पैनल ऑफ नेम्स रिकमेंडेड बाय अ सिलेक्शन कमेटी। तो इसका मतलब हम ऐसे कह सकते हैं सर कि एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी और उस सिलेक्शन कमेटी का काम क्या होगा? सर ये सिलेक्शन कमेटी एक लिस्ट तैयार करेगी ऑफ प्रपोज्ड नेम्स, और ये सिलेक्शन कमेटी ये देखेगी कि इस पर्टिकुलर लिस्ट में किनका किनका नाम आ सकता है। सर किनका किनका नाम आएगा? जो कहीं ना कहीं ऊपर क्वालिफिकेशन होल्ड करते होंगे, बिल्कुल ठीक बात है सर, या एक्सपीरियंस होल्ड करते होंगे, बिल्कुल ठीक बात है सर। सर इनका नाम आ जाएगा इस प्रपोज लिस्ट में। इस प्रपोज लिस्ट में से सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम कर दिया लिस्ट तैयार करके। ये लिस्ट जाएगी किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। फिर वो डिसाइड करेगी कि इस लिस्ट में से कौन कौन पर्टिकुलर पर्सन डायरेक्ट मेंबर बन सकता है। तभी देखें, फ्रॉम अ पैनल ऑफ नेम्स रिकमेंडेड बाय अ सिलेक्शन कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ। सर इस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग होंगे? ध्यान से मार्क करिएगा सर, इस सिलेक्शन कमेटी का चेयरपर्सन होंगे द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मीन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी, या वो अगर अपने बिहाफ पे किसी नॉमिनी को अपॉइंट करना चाहे, हु कैन ऑल्सो बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, वो भी यहाँ पे चेयरपर्सन बन सकते हैं। तो पहले नंबर पे तो हमने बोल दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी एज चेयरपर्सन। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना सर ये कौन सा चेयरपर्सन है? सीसीआई का? नहीं बच्चे, ये चेयरपर्सन जो है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये चेयरपर्सन है सिलेक्शन कमेटी के। ठीक सर। सेकेंड नंबर पे सर इस सिलेक्शन कमेटी में और कौन होगा? सर सिलेक्शन कमेटी में होंगे द सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। सर एमसीए के बिहाफ पे जो सेक्रेटरी अपॉइंटेड है वो इस पर्टिकुलर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। साथ ही साथ सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस हु विल आल्सो बी द मेंबर ऑफ दिस सिलेक्शन कमेटी। तो इसका मतलब सर हम कुल मिला के यहाँ सेक्शन 9 में ऐसे बोल रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन लोग होंगे सर? तो सिलेक्शन कमेटी में सर एक चेयरपर्सन होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या उनके नॉमिनी होंगे। सर सेकंड नंबर पे हमने पढ़ा सेक्रेटरी होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर का, वो सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। थर्ड नंबर पे हमने बोला सर जो सेक्रेटरी होगा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, वो भी इस पर्टिकुलर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होगा। ठीक सर। लास्ट में देखिए क्या लिखा है, 2 अदर एक्सपर्ट्स ऑफ रेप्यूट हु हैव स्पेशल नॉलेज ऑफ। कहते हैं इसके अलावा 2 एक्सपर्ट और अपॉइंट किए जाएंगे। सर हम क्या टोटल बोल दें कि सिलेक्शन कमेटी में टोटल 5 मेंबर्स हो जाएंगे, एक चेयरपर्सन और 4 अदर। एक तो चेयरपर्सन वो हो जाएगा जो भी सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा। ठीक सर। फिर दूसरे नंबर पे जो भी एमसीए का सेक्रेटरी होगा वो, फिर सर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का जो सेक्रेटरी होगा वो मेंबर होगा। इसके अलावा 2 अदर एक्सपर्ट होंगे जिनकी मार्केट में रेपुटेशन होगी और जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा। किसमें? अगेन वही सारे टॉपिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स, लॉ, फाइनेंस, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इंडस्ट्री, पब्लिक अफेयर्स और कॉम्पिटिशन मैटर्स इंक्लूडिंग कॉम्पिटिशन लॉ एंड पॉलिसी एज मेंबर। तो ये 2 लोग और मेंबर बनाए जाएंगे। तो कुल मिला के हम यहाँ पे ऐसे कह सकते हैं सर सेक्रेटरी ऑफ एमसीए मेंबर बनेगा, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेंबर बनेगा, 2 एक्सपर्ट और होंगे जो भी क्या बनेंगे? मेंबर बनेंगे, जिनके पास स्पेशल नॉलेज होगी या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होगा इन पर्टिकुलर फील्ड। सर ये जितने भी सिलेक्शन कमेटी है ना, ये सिलेक्शन कमेटी के जितने भी मेंबर्स हैं, ये एक ऐसा लिस्ट ऑफ नेम तैयार करेगी जिसको हमने नाम दिया पैनल ऑफ नेम्स, और उस पैनल ऑफ नेम्स के बेसिस पे अपॉइंटमेंट होगी किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेंगे सीसीआई के चेयरपर्सन और मेंबर की। ठीक है सर, हमको समझ में आ गया। सेक्शन 7 एस्टैब्लिशमेंट आ गया, सेक्शन 8 कंपोजिशन आ गया, सेक्शन 9 सिलेक्शन आ गया। आगे बढ़ते हैं सर, 4th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट विल बी द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स। सर ये कितने टाइम के लिए अपॉइंट होंगे? ध्यान से सर इनका टर्म तो होगा वैसे 5 साल के लिए, ये रीअपॉइंट भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये होगी ये 65 ईयर्स की एज के बाद सीसीआई के मेंबर नहीं रह सकते। ध्यान से देखिए, कहते हैं द कॉम्पिटिशन एक्ट स्टिपुलेट्स दैट द चेयरपर्सन एंड एवरी अदर मेंबर शैल होल्ड ऑफिस एज सच फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। और ये 5 ईयर्स स्टार्ट कहाँ से होंगे? फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। हम कह सकते हैं जिस भी टाइम उनकी अपॉइंटमेंट होगी वहाँ से 5 साल के लिए इनको अपॉइंट कर लिया जाएगा। तो इनका एक टर्म जो होगा वो 5 साल का होगा। ठीक सर। एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, इसको भी मार्क कर लीजिएगा, एंड शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। तो कुल मिला के हम यहाँ पे कुछ ऐसा कहना चाहते हैं कि जो चेयरपर्सन और मेंबर होंगे ये अपना ऑफिस होल्ड करेंगे ऑफ सीसीआई एज अ मेंबर और एज अ चेयरपर्सन फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। क्या सर 5 साल का टेन्योर खत्म होने के बाद ये रीअपॉइंट हो सकते हैं? बिल्कुल अपॉइंट हो सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान बस ये देना होगा, हाउएवर द चेयरपर्सन और अदर members shall not hold office as such
आफ्टर ही हैज़ अटेन्ड द एज ऑफ 65 ईयर्स। बस ध्यान देने वाली बात ये होगी कि ये अपना ऑफिस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे अगर इनकी एज हो गई है 65 ईयर्स से ज़्यादा। तो 65 ईयर्स तक की एज अगर है तो ये अपॉइंट हो सकते हैं। ऐसे बोल सकते हैं सर क्या एक पर्टिकुलर पर्सन ऐसा है जो 58 ईयर्स की एज का है, क्या हम इसको अपॉइंट कर सकते हैं? हाँ सर, 5 साल के लिए अपॉइंट कर दीजिए। सर 5 साल के लिए अपॉइंट होगा तो 63 ईयर्स आ जाएगी। 63 ईयर्स की एज होने के बाद या कि फिर 5 साल के लिए अपॉइंट हो सकते हैं? नहीं सर, 5 साल के लिए अपॉइंट नहीं होंगे। हाँ, 2 साल के लिए अपॉइंट होना चाहे तो हो सकते हैं, क्योंकि 63 के बाद 2 साल और रहेंगे तो 65 ईयर्स की एज में आ जाएंगे। उसके बाद ये फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ठीक सर। अब मेरा क्वेश्चन आ जाता है लास्ट में, जो मैंने एक बोनस दिया आपको, जो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, आपको एग्जाम में लिखकर भी नहीं आना अगर रेजिग्नेशन के बारे में कुछ ना लिखा हो, बट फिर भी हम लोग कवर करेंगे। सेक्शन 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 आ गया। सेक्शन 11 बात करता है रेजिग्नेशन की। अलग से आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो आप जरूर एक्सप्लेन करिएगा, ना पूछा जाए तो लिखने की जरूरत नहीं। सर रेजिग्नेशन की बात करें, अगर ये सीसीआई का चेयरपर्सन या मेंबर रिजाइन करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? सर क्या वो खुद छोड़ सकता है अपने टेन्योर के खत्म होने से पहले सीसीआई के ऑफिस को? सर मैं ऐसे बोलना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मेंबर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया, अभी 2 ही साल हुए हैं और वो कहता है नहीं मेरे को आगे कंटिन्यू नहीं करना किसी भी रीजन की वजह से। आप देखिए क्या लिखा है, इट हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 11 दैट द चेयरपर्सन और एनी अदर मेंबर मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय नोटिस इन राइटिंग। सर वो रिजाइन तो कर सकता है अगर वो नोटिस दे दे इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट। सर क्यों सर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे लिखा? क्योंकि अपॉइंटमेंट किसने की थी? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो इसकी रेजिग्नेशन भी कौन एक्सेप्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर ध्यान से, हाउएवर अंटिल द चेयरपर्सन और मेंबर इज परमिटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलिंक्विश हिज ऑफिस, he will continue to hold his office until the expiry of 3 months from the date of receipt of such notice or until a person appointed as a successor enters into his office or until the expiry of his term, whichever is the earliest। 3 बातें सर आई यहाँ पे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर 3 बातें यहाँ पे क्या क्या आई, ध्यान से सुनना। हम ऐसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए एक मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स की अपॉइंटमेंट होती फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई थी। सर अभी सिर्फ 2 ही साल हुए। अभी कितने साल हुए हैं? सिर्फ 2 साल हुए। सर अभी इनका टेन्योर कितना बचा है? सर इनका टेन्योर टेन्योर जो रिमेनिंग है सर वो तो है 3 ईयर्स। ठीक सर। सर इन्होंने नोटिस दी होगी, इन्होंने क्या दी होगी? नोटिस। सर नोटिस का टाइम चलेगा 3 महीने तक। सर ऐसे बोला गया कि नोटिस देने के बाद ये ऐसा नहीं होगा कि आज नोटिस दे और कल ही ऑफिस अपना छोड़ दें, नहीं। सर जो ये नोटिस देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट उस नोटिस के बिहाफ पे किसी सक्सेसर को अपॉइंट करेगी जो इस रिजाइन किए हुए मेंबर की जगह लेगा। ठीक सर। सर मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सक्सेसर अपॉइंट कर दिया, इनके बिहाफ पे एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया 2 महीने के अंदर विद इन 2 मंथ्स। तो सर आप हमसे ये पूछा जा रहा है कि मिस्टर एक्स कब माना जाएगा कि इन्होंने अपने ऑफिस को छोड़ दिया? तो कहते हैं लिखा है विच एवर इज अर्लीस्ट, जो सबसे पहले आ जाए। तो सर 3 साल तो पहले आ नहीं सकता, 3 महीने और 2 महीने में 2 महीने पहले आएंगे। इसका मतलब अगर सक्सेसर 2 महीने में अपॉइंट हो गया तो जैसे ही सक्सेसर अपॉइंट होगा ये अपनी पोजीशन छोड़ देंगे। लेकिन मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने थोड़ी देर कर दी, 2 महीने में उन्होंने सक्सेसर अपॉइंट ही नहीं किया, सर 5 महीने के बाद सक्सेसर अपॉइंट हो रहा है। अब विच एवर इज अर्लीस्ट, तो सर अब तो 3 महीने हो गए। इसका मतलब नोटिस देने के 3 महीने तक वो वेट करेगा। अगर सक्सेसर अपॉइंट हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं अपॉइंट हुआ तो 3 महीने के बाद तो वो अपनी पोजीशन खाली कर ही देगा, भले सक्सेसर आए या ना आए। सर फिर ये टेन्योर वाली बात तो हमको समझ ही नहीं आई। आओ देखते हैं। सर 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, सर 4 साल और 11 महीने हो चुके हैं इसको अपना काम करते हुए, 1 महीना बचा है और सर ये रिजाइन करना चाहता है। तो इसका मतलब अब टेन्योर रिमेनिंग कितना रह गया? सर अब तो रह गया ये 1 मंथ। अब विच एवर इज अर्लीस्ट, 1 मंथ अपना काम खत्म। जैसे ही टेन्योर खत्म, 3 महीने का नोटिस भी सर्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 1 महीने का टेन्योर खत्म होगा ये अपनी पोजीशन छोड़ देगा। ठीक सर, समझ में आ गई बात। अब आगे बोलते हैं सर, आगे बोलते हैं। और लास्ट पैराग्राफ जो लिखा है यहाँ पे सेक्शन 11 का सेकंड पैराग्राफ, वो क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है कि सर अगर कोई पर्टिकुलर मेंबर की सीट खाली है तो क्या उसकी वजह से सीसीआई की प्रोसीडिंग्स पे कोई फर्क पड़ेगा? कहते नहीं पड़ेगा। कहते देखा नो एक्ट और प्रोसीडिंग, एक्ट मींस कोई भी एक्टिविटी, नो एक्ट और प्रोसीडिंग्स ऑफ द कमीशन शैल बी इनवैलिड। सर हम कमीशन की कोई भी प्रोसीडिंग, कमीशन की कोई भी एक्टिविटी को इनवैलिड नहीं बोलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन बिकॉज देयर इज एनी वैकेंसी इन द कमीशन और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमिटी। कि सर कमीशन में कोई एक सीट खाली पड़ी मेंबर की, इस वजह से हम सीसीआई की एक्टिविटीज़ को गलत साबित कर दें? बिल्कुल नहीं। या सर उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिफेक्ट है, उससे कोई मतलब नहीं है। और एनी अदर डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर और एनी इर्रेगुलरिटी इन द प्रोसीजर ऑफ द कमीशन नॉट अफेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ द केस। सर जब तक कमीशन की अपॉइंटमेंट में, कमीशन की एग्जिस्टेंस में किसी भी तरीके की इर्रेगुलरिटी नहीं आती रिगार्डिंग द केस, तब तक हम उसकी किसी भी डिफेक्ट को इग्नोर करते रहेंगे। उसकी डिफेक्ट की वजह से उसकी प्रोसीडिंग को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक सर।
क्लियर हो गया सर, ये क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। हमारा सेक्शन 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया। एक ही क्वेश्चन में 5 सेक्शन हम लोगों ने कवर कर लिए। लर्न करने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 7 से लेकर सेक्शन 11 तक हमने पूरा कवर कर लिया, बहुत अच्छी बात है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हम लोगों ने पिछली क्लास में एक वर्ड पढ़ा था बिड रिगिंग। कहाँ पढ़ा था सर? सर हम लोगों ने सेक्शन 3 पढ़ रहे थे सर, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग था? एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के रिगार्डिंग। सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 कहता था कि कोई भी एग्रीमेंट अगर एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट पहुंचाएगा कंपटीशन पर तो हम उस एग्रीमेंट को एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बोलेंगे। सब सेक्शन 2 कहता था अगर वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हुआ तो वो वॉइड हो जाएगा। हाँ सर, ये भी हो जाएगा। फिर सर हमने थर्ड पॉइंट में इसके 4 एग्जाम्पल्स या केसेस पढ़े थे, जहां हम लोगों ने बोला था कि ये 4 केसेस कुछ ऐसे हैं जहां पर एग्रीमेंट है तो वो एंटी कॉम्पिटिटिव माना जाएगा। और उसके 4th पॉइंट पे, 4 केसेस के 4th पॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था बिड रिगिंग, या हमने बोला था कॉल्यूजन रिगिंग। हाँ सर, याद आ रहा है थोड़ा सा, बिड रिगिंग पढ़ा तो था। तभी यहाँ क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज मेंट बाय बिड रिगिंग। सर ये बिड रिगिंग होता क्या है, ये पूछा गया। सेकंड, व्हाट आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेज इन विच बिड रिगिंग में अकर। सर वो एग्जांपल्स बताइए कि किस तरीके से बिड रिगिंग की एक्टिविटी को प्रोसीड किया जा सकता है। ऑल्दो बिड रिगिंग गलत है, एंटी कॉम्पिटिटिव है। एंटी कॉम्पिटिटिव है तो बिड रिगिंग का मतलब ये वॉइड हो गया, लेकिन लोग फिर भी एंटर कर सकते हैं। सर किस किस तरीके से एंटर कर सकते हैं वो बताइए। चलिए सबसे पहले तो बिड रिगिंग की बात करते हैं। और देखिए लिखा हुआ है एज पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 3। देखो सब सेक्शन 1 एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट बताता था, सब सेक्शन 2 इसको वॉइड कहता था, सब सेक्शन 3 में 4 केसेस पड़े थे, उन्हीं 4 केसेस में एक केस था। ध्यान से देखिए क्या, एज पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, नहीं बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक्ट। देखो मैं इसको साफ लिख देता हूँ सर, कॉम्पिटिशन एक्ट, इसको सही कर लीजिएगा, ये कंपनीज एक्ट लिख दिया गया, कॉम्पिटिशन एक्ट। कहते हैं सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट, एग्रीमेंट दैट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिजल्ट्स इन बिड रिगिंग और कॉल्यूसिव बिडिंग आर प्रिज्यूम्ड टू बी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। सर ये तो अभी आपने हमको बता ही दिया, चलो हमने लिख भी लिया, ये भी बहुत अच्छी बात है। कुल मिला के यहाँ पे ऐसे बोल दिया कि कोई भी एग्रीमेंट जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिड रिगिंग को बढ़ावा दे रहा है, सर दैट पर्टिकुलर एग्रीमेंट विल बी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ठीक सर। कहते हैं बिड रिगिंग होता क्या है? कहते हैं बिड रिगिंग मीन्स, ध्यान से, any agreement which has the effect of eliminating or reducing competition for bids or adversely affecting or manipulating the process for bidding। तो सब कुल मिला के अगर हम टुकड़ों में डिवाइड करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट जो क्या करता है सर, एलिमिनेट करता है, रिड्यूस करता है। किसको सर? रिड्यूस करता है कंपटीशन को। सर कौन से कंपटीशन को? सर कंपटीशन फॉर बिड्स को। बिडिंग लगती है ऑक्शन में, और अगर किसी भी ऑक्शन के रिगार्डिंग किन्हीं भी पार्टीज ने कोई एग्रीमेंट कर लिया जिसकी वजह से उस ऑक्शन में होने वाले कंपटीशन को ख़त्म किया जा रहा है, या उस ऑक्शन में अराइज होने वाले कंपटीशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, उसको रिड्यूस किया जा रहा है, और या फिर एडवर्स इफेक्ट पहुँचाया जा रहा है। क्या पहुँचाया जा रहा है? एडवर्स इफेक्ट। या फिर बिडिंग की प्रोसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, तो इन दैट सिचुएशन हम बोल देंगे कि ऐसा कोई भी एग्रीमेंट अगर इनमें से कोई भी एक्टिविटी करता होगा या किसी एक्टिविटी को प्रमोट करता होगा तो वो एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ठीक सर। कहते हैं तभी देखो और इजीली एक्सप्लेन किया। देखिए क्या लिखा है, बिड रिगिंग अकर्स व्हेन 2 और मोर कॉम्पिटिटर्स। हम यहाँ पे भी ऐसे भी बोल सकते हैं कॉम्पिटिटर की जगह बिडर्स। हम ऐसे भी बोल सकते हैं when 2 or more bidders agree they will not compete genuinely with each other for tenders allowing one of the cartel member to win the tender। सर हम ऐसे बोलते हैं गवर्नमेंट टेंडर निकालती है, टेंडर के लिए कोई भी अपनी बिड लगा सकता है। लाइक गवर्नमेंट ने टेंडर निकाला कि एक रोड कंस्ट्रक्ट होनी है। क्या कंस्ट्रक्ट होनी है? रोड। अब जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन वाले कंस्ट्रक्टर्स होंगे, ठेकेदार होंगे, वो इसके लिए बिड लगाएंगे, इस टेंडर के लिए क्या लगाएंगे? बिड। लेकिन देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि जितने भी कंस्ट्रक्टर्स हैं इन लोगों ने एक कार्टेल बना लिया। कार्टेल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सर। इन्होंने ग्रुप बना लिया है और इन्होंने ग्रुप बनाकर ये बोला कि हमारे इस ग्रुप में 6 कंस्ट्रक्टर्स हैं जो बिडिंग लगा सकते हैं, जो इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन 6 ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम 6 बिड लगाएंगे ही नहीं, सिर्फ एक पर्सन हमारे बीच में मिस्टर एक्स है, सिर्फ वो बिड लगाए, और कोई बिड लगाए ही ना, तो ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट को टेंडर किसको देना होगा? मिस्टर एक्स को देना होगा। क्या देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी कि मैनिपुलेशन हो गया? यस। तभी यहाँ पे क्या बोला, कहते बिड रिगिंग इसका मतलब क्या हो गया? व्हेन 2 और मोर कॉम्पिटिटर्स, जब 2 या 2 से ज्यादा कॉम्पिटिटर्स एग्रीमेंट कर लेते हैं दैट दे विल नॉट कॉम्पीट जेन्युइनली, कि वो कॉम्पिटिशन करेंगे ही नहीं जेन्युइनली विद ईच अदर फॉर टेंडर। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सर वो क्या कहते हैं, दे आर हैविंग अ कार्टेल, जिसमें वो एक पर्सन को अलाउ करेंगे टू विन द टेंडर।
कहते हैं नाउ पार्टिसिपेंट्स इन अ बिड रिगिंग कार्टल में टेक टर्न्स टू बी द विनर बाय अग्रीइंग अबाउट द वे दे सबमिट टेंडर्स इंक्लूडिंग सम कॉम्पिटिटर्स एग्रीइंग नॉट टू टेंडर। अच्छा, अब अगर साफ साफ ऐसे पता लग जाएगा कि किसी पर्टिकुलर पर्सन ने टेंडर के लिए एप्लीकेशन फाइल ही नहीं की, तो गवर्नमेंट को शक हो जाएगा कहीं कहीं कार्टल तो नहीं है। तो टेंडर्स निकाले जब जाएंगे तो लोग टेंडर के लिए एप्लीकेशन तो फाइल करेंगे। सर क्या ऐसा हो सकता है कि एप्लीकेशन फाइल करने के बाद भी कहीं ना कहीं एक ही पर्सन को जिताया जा रहा हो? बिल्कुल हो सकता है। आइए देखते हैं कैसे कैसे बिड रिगिंग हो सकती है। सर देयर कैन बी 5 वेज, 5 तरीके यहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं और इन 5 तरीके से किसी भी मैनर में बिडिंग हो सकती है। पहला नंबर लिखा कवर बिडिंग, ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। क्या लिखा? वेयर कॉम्पिटिटर्स चूज अ विनर एंड एवरीवन बिड्स बट एंड एवरीवन बिड्स ऑल्सो। ध्यान से कह रहे कॉम्पिटिटर्स, जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, हम कह सकते हैं जितने भी बिडर्स हैं, सर उन्होंने ये तो डिसाइड कर लिया है कि टेंडर किसको दिलवाना है। उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है टेंडर किसको दिलवाना है। लेकिन सर अगर सारे के सारे बिडर एप्लीकेशन फाइल ही नहीं करेंगे तो शक पैदा हो जाएगा कि कहीं कार्टल तो नहीं है। इस वजह से कर क्या रहे सर, ऑल्दो इन्होंने विनर डिसाइड कर लिया है कि हम में से कौन बिड लगाए और उसको जिताया जाए, लेकिन सर गवर्नमेंट को या किसी और थर्ड पार्टी को शक ना हो कि इन्होंने ऐसा कुछ किया है, इसलिए सब लोग बिड लगाते हैं। लेकिन बट द विनर डेलिबरेटली बिड्स अबव एन एग्रीड अमाउंट टू एस्टैब्लिश द इल्यूजन दैट द विनर्स कोर्ट इज कॉम्पिटिटिव। अब ध्यान से देखो, एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं, यहाँ पे सब कुछ हटा देता हूँ मैं और मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तुमको। एक एग्जाम्पल देता हूँ और उससे तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। सर एक टेंडर निकला से 10 करोड़ रुपए का। सर बिडिंग लगाई गई, 4 बिडर्स आए। इन चारों बिडर्स के नाम है मिस्टर ए, बी, सी, डी। इन चारों लोगों के बीच में कार्टेल है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि बिड तो बी की एक्सेप्ट की जाएगी, बी इज द विनर, इन्होंने पहले डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर ए, सी, डी बिड लगाई ना तो फिर तो साफ पता लगेगा कि इन्होंने एग्रीमेंट किया हुआ है। देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी शक पैदा हो जाए। इसलिए क्या हुआ, ए ने बिड लगाई, सर मैं इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को लूंगा 9.5 करोड़ में। सी ने बोला मैं लूंगा सर 9.55 करोड़ में। डी ने बोला मैं लूंगा इसको सर 9.6 करोड़ में। सर बी आ गया जो फाइनली लेने वाला था, इसने बोल दिया 9.7 करोड़ में। सर क्या बताइए, इन चारों लोगों ने मिलकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जहां पे बी को जिताया जा रहा है, क्योंकि सर ये इसके आगे कोई बिड लगाने को तैयार ही नहीं है। ये बोल रहे चलो ठीक है बी को दे दो। क्या कवर बिडिंग होगी? कवर बिडिंग का मतलब क्या है, ए, सी, डी ने कवर करने की पूरी कोशिश की अपने इस बिड रिगिंग की प्रोसेस को। लेकिन क्या अगर ये प्रोसेस सबके सामने आ जाए तो क्या ये बिड रिगिंग कहलाई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल कहलाई जाएगी। सेकेंड नंबर बिड सप्रेशन। ध्यान से, वेयर अ बिजनेस एग्री नॉट टू टेंडर टू इंश्योर दैट द प्री एग्रीड पार्टिसिपेंट विल विन द कॉन्ट्रैक्ट। सर इसी एग्जाम्पल में अगर मैं बोलूं, ये तो पहला पॉइंट हो गया कवर बिडिंग। सेकेंड नंबर पॉइंट में बोलूं तो मैं ऐसे बोल रहा हूं सर ए, सी, डी बिड लगाई ही नहीं रहे, बिड नहीं लगा रहे। सर अब बचा ही कौन? सर सिर्फ बी ही बचा, इन्होंने बिड लगा दी 9.5 करोड़ की। कहानी खत्म, बी को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, बी को टेंडर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ए, सी, डी किसी ने बिड ही नहीं लगाई, सिर्फ बिड लगाई किसने? बी ने। क्या ये बिड रिगिंग है? यस सर, इसको नाम क्या दिया गया? बिड सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब सर इन तीनों ही लोगों ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और इन्होंने अपने राइट को सप्रेस कर दिया, छोड़ दिया कि हम बिड नहीं लगाएंगे, बी तुम लगाओ और जीत जाओ। ओ भाई ये भी बिड रिगिंग है। फिर थर्ड नंबर लिखा बिड विड्रॉल। बिड विड्रॉल का मतलब ध्यान से, वेयर अ बिजनेस विड्रॉज इट्स विनिंग बिड सो दैट एन एग्रीड कॉम्पिटिटर विल बी द सक्सेसफुल इंस्टेड। अब ध्यान से सुनिए क्या सर, एक एग्जांपल लेते हैं। सर इन तीनों में से चलो पहले वाले एग्जांपल में आते हैं, थोड़ी सी चीजें आता हूं, ध्यान से देखना। आओ देखो, सर ए ने बिड लगाई 9.5 करोड़, सी ने बिड लगाई 9.55 करोड़, डी ने लगा दी 9.70 करोड़ और बी ने लगाई है 9.65 करोड़। सर ये तो गलत हो गया। ऑल्दो डिसाइड तो ये किया गया था कि बी को बिड लगवाएंगे, बी जीतेगा, लेकिन सर हाईएस्ट बिड किसने लगा दी है? डी ने 9.70। तो सर विनिंग बिड तो इसी की हो गई ना। लेकिन सर इन्होंने डिसाइड क्या किया था कि कौन किसको बिड दिलवानी है? सर इन्होंने तो डिसाइड ये किया था कि टेंडर बी को मिलना चाहिए। अब ऑल्दो मिल गया है डी को, अब डी क्या बोलेगा? डी कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बिड को विड्रॉ कर रहा हूँ, किन्हीं भी रीजन की वजह से मैं अपनी बिड को क्या कर रहा हूं? विड्रॉ। जैसे ही डी अपनी बिड को विड्रॉ करेगा, अब बचा ही कौन सर? ए की बिड बची, सी की बची, डी की बची। ए, सी की बिड कम है और बी की बिड 9.65 है, बी को टेंडर मिल जाएगा। क्या बताइए, विनिंग बिडर ने
अपने बिड को विड्रॉ कर लिया किसी दूसरे को जिताने के लिए, यस। तभी लिखा वेयर अ बिजनेस विड्रॉज इट्स विनिंग बिड सो दैट एन एग्रीड कॉम्पिटिटर विल बी सक्सेसफुल इंस्टेड। इसको नाम दे दिया बिड विड्रॉल। तो प्रोसेस से ही उसका नाम बन रहा है। पहले नंबर पे कवरिंग की गई थी तो कवर बिडिंग, दूसरे नंबर पे अपने राइट्स छोड़ दिए गए थे, सप्रेस कर दिए गए थे, बिड सप्रेशन। थर्ड नंबर पे विड्रॉ कर ली गई, बिड विड्रॉल। फोर्थ नंबर आया बिड रोटेशन। बिड रोटेशन का मतलब क्या होता है सर? इन चारों लोगों ने बोला कि देखो कोई एक टेंडर तो निकलता नहीं है, हर बार अलग अलग टेंडर निकलते हैं, क्यों ना हम अपना अपना एरिया डिसाइड कर लें। अगर प्लेस 1 पे टेंडर निकला तो ए तुम जीतोगे, अगर प्लेस 2 पे निकला सी तुमको टेंडर दिया जाएगा, अगर प्लेस 3 पे निकला डी तुमको दिया जाएगा, अगर प्लेस 4 पे निकला तो बी तुमको दिया जाएगा। इसका मतलब इन्होंने ज्योग्राफिकली अपना अपना एरिया डिवाइड कर लिया। और ये क्या बोल रहे हैं, अगर प्लेस 1 का टेंडर हुआ तो ये ए के हिस्से में आ रहा है, सी डी बी तुम बिड ना लगाना। अगर प्लेस 2 में टेंडर निकला तो सबको पता है कि प्लेस 2 सी की है, ए तुम भी ना लगाना, डी तुम भी ना लगाना, बी तुम भी ना लगाना। इन्होंने आपस में बिड को रोटेट करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बोला ज्योग्राफिकल बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा एरिया किसको दिया जाएगा। जिस एरिया में जो पर्टिकुलर बिडर है उस एरिया में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट निकलेगा, कोई टेंडर निकलेगा तो उसी बिडर को मिलेगा, बाकी सब लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कंपटीशन खत्म हो गया। और लास्ट आया नॉन कंफर्मिंग बिड। कहते लिखा वेयर बिजनेसेस डेलिबरेटली इंक्लूड टर्म्स एंड कंडीशन दैट दे नो विल नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द क्लाइंट। सर इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस, जो बिडर्स हारना चाहते हैं उन्होंने ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस डाल दी कि क्लाइंट को वो एक्सेप्टेबल ही ना हो। क्लाइंट यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं वो पर्टिकुलर पर्सन जिसने टेंडर रिलीज किया है, जिसने टेंडर क्या किया है, रिलीज किया है, द पर्सन हु रिलीज द टेंडर। तो इन दैट सिचुएशन हम बोल देंगे आप टर्म्स एंड कंडीशंस ही ऐसी रख दोगे तो उसको एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगी। तो बट ऑब्वियसली बात है, जिसको जिताना चाहोगे उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस फेवरेबल होंगी, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो पांच तरीके हम लोगों ने पढ़ दिए जिस तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि बिड रिगिंग की प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये 5 जो बिड्स हैं, जो बिड रोटेशन के तरीके हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक सर। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है स्टेट द कंपोजिशन, ड्यूटीज, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर कंपटीशन एक्ट। सर बात हो रही है किसकी? ड्यूटी की, पावर की, ड्यूटी की, पावर की, फंक्शंस की ऑफ कंपटीशन कमीशन। और बात हो रही है कंपोजिशन की। तो सर कंपोजिशन तो ऑलरेडी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, सेक्शन 7-8 पढ़ा था एस्टैब्लिशमेंट के लिए और सेक्शन 8 पढ़ा था कंपोजिशन के लिए। ये तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, आप एज इट इज लिख दीजिएगा। बात आती है ड्यूटीज की, पावर्स की एंड फंक्शंस की, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा ड्यूटीज। आइए सर ड्यूटीज की बात करते हैं कि ड्यूटी क्या क्या है। ध्यान से देखिए क्या सर, जब हम ड्यूटीज एंड फंक्शंस की बात करेंगे तो दे आर समवॉट सिमिलर, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए करेगा, कहते देखिए ड्यूटीज ऑफ द कंपटीशन कमीशन आर एज फॉलोज। ड्यूटीज कौन कौन सी हैं सर? पहला ड्यूटी है सीसीआई का काम क्या है सर? सीसीआई टू एलिमिनेट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। बिल्कुल सर सही बात है, एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन, AAEC, एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक सर, हम ऐसा कहना चाहते हैं, हम एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन लिख रहे हैं। और हम ऐसे बोलेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन ऐसी कोई एक्टिविटी करता है या कोई ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करता है जिससे कंपटीशन को एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, सीसीआई की ड्यूटी बनती है कि वो उसको एलिमिनेट करे। ठीक सर। सेकेंड नंबर, टू प्रमोट एंड सस्टेन कॉम्पिटिशन। सर सीसीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है वो प्रमोट हो। प्रमोट होने का मतलब बढ़ता जाए, नहीं बढ़ रहा तो कम से कम सस्टेन तो रखो, एक बैलेंस तो बना के रखो, कंपटीशन खत्म ना होने देना। थर्ड नंबर, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। सर हम ये ऑलरेडी पढ़कर आए थे कि अगर कंपटीशन मार्केट में नहीं है, इकोनॉमी को तो नुकसान होगा ही होगा, सबसे बड़ा नुकसान कंज्यूमर के लिए है। तो कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके रखना है और प्रोटेक्शन के लिए कंपटीशन होना जरूरी है। लास्ट, टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कैरीड ऑन बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन मार्केट इन इंडिया। सर इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं, जितने भी मार्केट प्लेयर्स हैं, उनको फ्रीडम होनी चाहिए कोई भी बिजनेस करने की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसी प्रैक्टिस अडॉप्ट हो रही है जहाँ पे किसी पर्टिकुलर पर्सन को किसी ट्रेड में आने से रोका जाए, ये गलत है। ठीक है, कहते सेक्शन 18 एम्पावर्स द कमीशन टू एंटर इनटू मेमोरेंडम और अरेंजमेंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग द ड्यूटीज एंड फंक्शंस अंडर दिस एक्ट विद एनी एजेंसी ऑफ एनी फॉरेन कंट्री। सर मार्क करिएगा, क्या सीसीआई के पास पावर है कि वो किसी मेमोरेंडम, एग्रीमेंट, अरेंजमेंट में एंटर कर सकती है विद एनी एजेंसी ऑफ फॉरेन कंट्री? सर क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि कंपटीशन एक्ट का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हो सकता है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का मतलब क्या है सर? कि क्या सीसीआई
इंडियन टेरिटरी के बाहर भी अपनी पावर्स, अपनी ड्यूटीज़, अपनी फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सकती है। सर कर सकती है अगर उसने किसी ऐसी फॉरेन टेरिटरी के साथ कोई मेमोरेंडम साइन किया है, कोई अरेंजमेंट साइन किया है। लेकिन सर ये मेमोरेंडम अरेंजमेंट तभी साइन होगा जब विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। पहले इस अरेंजमेंट में एंटर करने से पहले सीसीआई को सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होगी। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट परमिट कर देगा, तुरंत वो इस अरेंजमेंट, इस मेमोरेंडम, इस हम कह सकते हैं ट्रीटी में, इस किसी भी तरीके के एग्रीमेंट में एंटर कर सकती है विद एनी एजेंसी ऑफ द फॉरेन कंट्री। इससे होगा क्या? दिस विल इनेबल सीसीआई टू हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल रीच and shall facilitate exchange of information and enforcement of its order। अब जैसे ही जब ये एक्स्ट्रा टेरिटोरियल की बात करेंगे तो इन दैट सिचुएशन सीसीआई का एम्बिट बढ़ जाएगा और ये इंडियन टेरिटरी से हटकर बाहर फॉरेन टेरिटरीज में भी अपने रूल्स को परफॉर्म कर पाएगा। ठीक सर। Now coming upon the powers, तो कहते हैं पावर ऑफ कमीशन टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर्स आर एज फॉलोज। सेक्शन 36 में बोला है कि सीसीआई एक कोर्ट तो नहीं है, बट सीपीसी में दिए हुई कुछ पावर्स जो सिविल कोर्ट के पास होती हैं, उनमें से कुछ पावर्स इनको भी दी गई हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ बिन एम्पावर्ड टू ले डाउन इट्स ओन प्रोसीजर एंड रेगुलेशन। सर सीसीआई को पावर दी गई है कि वो जिस तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फ्रेम करना चाहे कर सकती हैं, अपने प्रोसीजर को ड्राफ्ट कर सकती है, जिस मैनर में वो वर्किंग करना चाहे उस मैनर में वर्किंग कर सकती है। इट इज़ नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय सीपीसी 1908। एज सच कोई मैंडेटरी ऑब्लिगेशन नहीं है कि इनको सीपीसी में दिए हुए प्रोसीजर को ही फॉलो करना है, बट हाँ दे शैल हैव टू ऑब्जर्व द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। सर ऑल्दो ये अपना प्रोसीजर खुद बना सकती है, इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है सीपीसी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इस एक्ट में दी हुई पावर्स का मिसयूज़ करें या ऐसी पावर्स का यूज़ करें जो इनके पास है ही नहीं। सर इनको प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का ध्यान देना होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हम लोग जूरिस्प्रूडेंस में पढ़कर आते थे और वहाँ ऐसे लिखा हुआ था कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब है कि अपोजिट पार्टी को मौका दिया जाए, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सारे एविडेंसेस को अपने सामने प्रेजेंट करवाया जाए, सारे फैक्ट्स को डिस्कस किया जाए, एक रीजन जजमेंट दी जाए, बताया जाए, जिसको हम नाम देते हैं स्पीकिंग ऑर्डर, और ऐसे बोला जाए कि हर एक ऑर्डर सीसीआई का कुछ रीजनेबल ग्राउंड्स पे होना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किए जाएं और कॉम्पिटिशन कमीशन एक्ट में जो पावर्स इनको दी गई हैं, जो प्रोविजंस हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लिया जाए। ठीक है। द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया शैल ऑल्सो बी सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सिर्फ एक्ट ही नहीं फॉलो करना, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉम्पिटिशन कमीशन के कॉम्पिटिशन एक्ट के रिगार्डिंग रूल्स फ्रेम किए हैं तो उनको भी फॉलो करना है। बट देन ऑल्सो द कमीशन शैल हैव सम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट वाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर। कहते हैं जब सीसीआई के सामने कोई भी केस आएगा तो सीसीआई को पावर दी गई है सिविल कोर्ट की कुछ कैसी कैसी, लाइक पहले नंबर पे summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath। कहते हैं यहाँ पे ये सीसीआई समन इशू कर सकती है। समन इशू करने का मतलब है कि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को नोटिस दे सकती है और ये बोल सकती है कि आपको सीसीआई के सामने इस हियरिंग में इस दिन इस टाइम पर प्रेजेंट होना है, और उस पर्टिकुलर नोटिस के बदले में उस पर्टिकुलर पर्सन को प्रेजेंट होना पड़ेगा। सेकेंड, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर अगर सीसीआई को लगता है कि किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को उनको देखना है, उसको पढ़ना है, उसको एनालाइज करना है, तो वो उसकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रिक्वेस्ट करने का मतलब ऑर्डर दे सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट सीसीआई के सामने पेश करिए। थर्ड, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। सर कोई भी एविडेंसेस को वो एफिडेविट पे रिसीव कर सकती है, जैसे सिविल कोर्ट करती है। इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस और डॉक्यूमेंट। अगर सीसीआई को लगता है कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की प्रॉपर एनालिसिस करनी है तो वो उसके रिगार्डिंग एक कमीशन डिसाइड बना सकती है। ये कमीशन सीसीआई नहीं है, ये कमीशन एक तरीके से हम ऐसे बोल रहे हैं कि एक अलग सेपरेट कमेटी बना दी जाएगी और वो उस डॉक्यूमेंट को एनालाइज करके अपनी रिपोर्ट देगी सीसीआई को। ठीक है। और लास्ट में बोला रिक्विजिशनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट और कॉपी फ्रॉम एनी ऑफिस। किसी पब्लिक डिपार्टमेंट से, किसी पब्लिक अथॉरिटी से कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो वो रिक्वेस्ट दे सकती है उस पर्टिकुलर पब्लिक ऑफिस को कि आप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हमारे सामने पेश करिए। तो ये सारी पावर सिविल कोर्ट में भी होती हैं और ये सारी पावर सीसीआई को भी देती है। ठीक है। ये पावर इसलिए दी जाती है जिससे कि सीसीआई अपने एडजुडिकेशन की प्रोसेस को, किसको, एडजुडिकेशन की प्रोसेस को प्रॉपरली मैनेज कर सके, कंट्रोल कर सके। ठीक है। फिर लिखा पावर टू टेक हेल्प ऑफ एक्सपर्ट। अगर कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को लगता है कि कोई मैटर उसके सामने ऐसा आ गया जिसमें उसको किसी एक्सपर्ट की हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो वो भी ले सकती है। तभी लिखा था कमीशन में कॉल अपॉन एक्सपर्ट्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, अकाउंटेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड और फ्रॉम एनी डिसिप्लिन एज इट डीम्स नेसेसरी टू असिस्ट का मतलब हेल्प करना, टू असिस्ट द कमीशन इन द कंडक्ट ऑफ इंक्वायरी। अगर सीसीआई कोई इंक्वायरी कंडक्ट करना चाहती है तो उसमें एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकती है। ये जरूरी नहीं है कि सीसीआई के मेंबर्स ही खाली उस पर्टिकुलर इंक्वायरी को पार्टिसिपेट करेंगे या कंडक्ट करेंगे। यहाँ पे इंक्वायरी के लिए एक्सपर्ट पर्सन्स की हेल्प ली जा सकती है।
लास्ट में लिखा पावर टू कॉल रिकॉर्ड्स, कहते थे कमीशन में डायरेक्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को डायरेक्शन इशू कर सकती है टू प्रोड्यूस बिफोर द डायरेक्टर जनरल और द सेक्रेटरी और एन ऑफिस ऑथराइज बाय दिस। हम ऐसे बोल रहे हैं सीसीआई की हेल्प करने के लिए सबसे बेस्ट अथॉरिटी है डायरेक्टर जनरल, उसके अलावा है सेक्रेटरी, उसके अलावा है कॉम्पिटिशन ऑफिसर्स। ये सारे लोग मिलकर सीसीआई की हेल्प करते हैं और सीसीआई के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। डायरेक्टर जनरल सबसे बड़ा हेड है, सबसे बड़ी बॉडी है सीसीआई के बाद जो सीसीआई की हेल्प करती है। उसके अंडर में सेक्रेटरी आ रहे हैं, कॉम्पिटिशन ऑफिसर्स आ रहे हैं। और अगर कहीं पे ऐसा लगता है कॉम्पिटिशन कमीशन को कि किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के कुछ डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने एनालाइज करना है, तो वो कह सकते हैं, उसको ऑर्डर पास कर सकते हैं कि आप ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स पेश करिए। किसके सामने? डायरेक्टर जनरल के सामने, सेक्रेटरी के सामने या अदर ऑफिसर्स के सामने। Such books or other documents in the custody or under the control of such person। सर किसी भी पर्सन को ऑर्डर दे सकते हैं कि उसकी कस्टडी में जो बुक्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पेश किए जाएं इन ऑफिसर्स के सामने, सो डायरेक्टेड एज मे बी स्पेसिफाइड और डिस्क्राइब्ड इन द डायरेक्शन बीइंग डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू एनी ट्रेड द एग्जामिनेशन ऑफ विच मे बी रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्ट। या उसके अलावा इनको लगता है कि कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो उनके बिजनेस के नहीं है लेकिन उनके ट्रेड से रिलेटेड है, तो इन दैट सिचुएशन वो उनकी भी डिमांड करके इन पर्टिकुलर ऑफिसर्स के सामने उनको प्रेजेंट करने का ऑर्डर दे सकते हैं। फिर सेकंड नंबर का टू फर्निश टू डायरेक्टर जनरल और द सेक्रेटरी और एनी अदर ऑफिसर एज रिस्पेक्ट्स द ट्रेड और सच अदर इन्फॉर्मेशन एज मे बी इन हिज पोजीशन इन रिलेशन टू द ट्रेड। ऊपर थे डॉक्यूमेंट्स, यहाँ बात हो रही है इन्फॉर्मेशन की। यहाँ पे किसकी बात हो रही थी? डॉक्यूमेंट्स की, बुक्स की। यहाँ पे बात किसकी हो रही है? इन्फॉर्मेशन की। तो पहला पॉइंट था डॉक्यूमेंट्स बुक्स के रिगार्डिंग। दूसरे पॉइंट पे बोला गया अगर किसी थर्ड पर्सन के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन सीसीआई को लगता है कि डायरेक्टर जनरल, सेक्रेटरी, ऑफिसर्स के पास भी होनी चाहिए, तो उनको भी यहाँ पे बुलाया जा सकता है और उनसे वो इन्फॉर्मेशन डिमांड की जा सकती है। ठीक सर। नाउ कमिंग अपॉन द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर जनरल? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, 5वां एक और करेंगे। चौथे क्वेश्चन पे क्या आता है? कहते हैं ड्यूटीज बताइए, पावर्स बताइए सीसीआई की नहीं बल्कि कॉम्पिटिशन एक्ट में डायरेक्टर जनरल की। डायरेक्टर जनरल की क्या ड्यूटी है? अब हम ऐसे बोल रहे हैं डायरेक्टर जनरल तो सीसीआई के अंडर में काम कर रहा है। हाँ, हम ये कह सकते हैं सीसीआई को जब इन्वेस्टिगेशन करवानी होती है तो वो डायरेक्टर जनरल की हेल्प लेती है। ध्यान से देखिए क्या कहते हैं, द डायरेक्टर जनरल शैल असिस्ट द कमीशन इन इन्वेस्टिगेटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वर्ड इन्वेस्टिगेटिंग। सर डायरेक्टर जनरल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को उसकी इन्वेस्टिगेशन में बहुत हेल्प करता है। अगर सीसीआई को लगता है कि किसी पर्टिकुलर मैटर को इन्वेस्टिगेट करना है, ये पता लगाने के लिए कि उस पर्टिकुलर मैटर में एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है ऑन कंपटीशन या नहीं, या किसी एक पर्टिकुलर इंटरप्राइज की मार्केट में डोमिनेंट पोजीशन है या नहीं, या ये पता लगाने के लिए कि डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज़ हो रहा है या नहीं, तो इन दैट सिचुएशन वो इन्वेस्टिगेशन करवाती है। और इन्वेस्टिगेशन किससे करवाती है? डायरेक्टर जनरल से। तभी लिखा था डायरेक्टर जनरल शैल असिस्ट, शैल हेल्प द कमीशन इन इन्वेस्टिगेटिंग इनटू एनी कंट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन, रूल्स और रेगुलेशंस मेड अंडर द एक्ट। अगर कहीं पे भी सीसीआई को लगता है कि किसी भी पर्सन ने या किसी भी इंटरप्राइज ने कॉम्पिटिशन एक्ट के प्रोविजंस का वायलेशन किया है, तो डायरेक्टर जनरल वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट करता है टू सीसीआई। ठीक है, कहते हैं द डायरेक्टर जनरल शैल हैव ऑल द पावर्स एज अवेलेबल टू द कमीशन। सर जो ऊपर पावर्स दी गई थी वो सारी पावर्स यहाँ पे किसके पास है? डायरेक्टर जनरल के पास में। ठीक है, द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल अप्लाई टू एन इन्वेस्टिगेशन मेड बाय द डायरेक्टर जनरल एज दे अप्लाई टू एन इंस्पेक्टर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट। कहते हैं जो इन्वेस्टिगेशन करने की पावर कंपनीज एक्ट में या कॉम्पिटिशन एक्ट में डायरेक्टर जनरल की है, या हम ऐसे बोलते हैं कि जो पावर कंपनीज एक्ट में इंस्पेक्टर को दी गई हैं, वो सारी पावर्स यहाँ पे डायरेक्टर जनरल को भी दी गई हैं। इसका मतलब जब हम कंपनीज एक्ट में इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे जिस तरीके से इंस्पेक्शन हो सकती है, जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सकती है, वो सारी पावर्स यहाँ डायरेक्टर जनरल को भी दी गई हैं। यहाँ एज इट इज वो उन पावर्स का यूज कर सकता है। और जो पावर ऑफ सिविल कोर्ट अपने ऊपर हम लोगों ने पढ़ी थी, किसके लिए दी हुई थी? सर ये पावर ऑफ सिविल कोर्ट किस में दी हुई थी? वही ऊपर पढ़कर आए कि ये सारी पावर ऑफ सिविल कोर्ट सीसीआई के पास है। सेम ये पावर ऑफ सिविल कोर्ट डायरेक्टर जनरल के पास भी है, तो इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेम वही पावर दी गई है जो ऊपर थी। ये 5 पॉइंट वही हैं जो अभी हम लोगों ने ऊपर कवर किए हैं। ये देखिए यहाँ पे, तो ये सेम पावर यहाँ नीचे भी दी है, तो इनको बार बार अलग से डिस्कस करने की जरूरत नहीं। ठीक है सर। नाउ कमिंग अपॉन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, 5वें क्वेश्चन पे आते हैं और उसके बाद इस पर्टिकुलर वीडियो को वाइंड अप करते हैं। और ये क्वेश्चन किसके रिगार्डिंग है? कहते हैं सर ये क्वेश्चन रिगार्डिंग है स्टेट द कंपोजिशन ऑफ द कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल। कॉम्पिटिशन एपेलेट ट्रिब्यूनल कंप्राइजिंग ऑफ क्वालिफिकेशन टर्म,
प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेजिग्नेशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयमेंट आफ्टर द रेजिग्नेशन ऑफ चेयरपर्सन हु कैन रिप्रेजेंट अपीलेंट बिफोर द ट्रिब्यूनल। सर इसमें मैं एक आपको छोटा सा होमवर्क दूंगा सर, जो ये जो कॉम्पिटिशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग क्वालिफिकेशन है, कंपोजिशन है, इसको मैंने अलग से नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि ये लगभग मिलती हैं ऊपर CCI से। मैं नहीं बोल रहा एज इट इज सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन इनको पढ़ना बहुत आसान है, आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपीलेट ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग जो मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, ये आपको मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट है या ये चीज़ें आप भूल सकते हो। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आधा है, आधा आपको अपने नोटबुक से करना है, टेक्स्ट बुक से करना है, और आधा आंसर आपको यहाँ दिया गया है। आइए देखते हैं सर। कहते लिखा है, ध्यान रखिएगा, कंपटीशन कमीशन में पहले कॉम्पैक्ट बनाई गई थी, कॉम्पैक्ट ऐसे लिखते हैं, और इसका नाम था कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल। लेकिन सर बाद में अमेंडमेंट हुई, कॉम्पैक्ट को ख़त्म कर दिया गया और ऐसे बोल दिया गया कि कॉम्पैक्ट जो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल है, अब इसके सारे मैटर डील करेगी NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसी वजह से मैंने कंपटीशन के इस कंपोजिशन को खत्म ही कर दिया, क्योंकि जब कॉम्पैक्ट है ही नहीं तो सारे मैटर कहाँ जा रहे हैं? NCLAT में। सर जब सारे मैटर NCLAT में जा रहे हैं तो फिर NCLAT की अपॉइंटमेंट की बात होगी ना सर। तभी ये क्वेश्चन अधूरा इसीलिए है क्योंकि पहले कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल होती थी, तो कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल में जो मेंबर्स अपॉइंट होते थे उनकी पूरी कंपोजिशन होती थी, क्वालिफिकेशन होती थी। बट अब तो ये सब खत्म हो गए सर, अब ये सब खत्म हो गए, क्योंकि अब तो क्या आ गई? NCLAT आ गई, और NCLAT के मेंबर्स की जितनी भी अपॉइंटमेंट है, क्वालिफिकेशन है, ये तो कंपनीज एक्ट में दी है, कंपटीशन एक्ट में नहीं दी। इसीलिए हम लोग डायरेक्टली मेन मुद्दे पे आते हैं कि ये कंपटीशन एक्ट में जो अपीलेट ट्रिब्यूनल हटाई गई है, जिसकी जगह पे NCLAT आई, इसका काम क्या है? तभी देखो क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53A। याद रखना सर ये अमेंडेड पोर्शन है, अभी रिसेंटली का तो अमेंडेड नहीं है, बट देन ऑल्सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अमेंडेड नहीं है बट हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि ये कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल को खत्म करती है और सारी पावर्स इसको देती है NCLAT को। ठीक है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 53A ऑफ द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, ध्यान से, NCLAT कंस्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट शैल बी द अपीलेट ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। सर हो क्या रहा था कि कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास इतने ज़्यादा मैटर नहीं आते थे, जिसकी वजह से ज़बरदस्ती वो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन चल रहा था, और ऐसा ठीक समझा गया कि कंपटीशन अपीलेट ट्रिब्यूनल की पावर्स को उससे विड्रॉ करके किसको दे दिया जाए? NCLAT को, और NCLAT इन मेटिकुलर मैटर्स को डील करे। ठीक है सर, हम ऐसे बोल देते हैं कि अब NCLT के डिसीजंस के अगेंस्ट भी अपील फाइल करनी है तो NCLAT में आओ, CCI के अगेंस्ट भी अगर अपील फाइल करनी है तो NCLAT में आओ। ठीक है सर, तो 53A में साफ साफ बोल दिया गया कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल कंपटीशन एक्ट में होगी वो अपीलेट ट्रिब्यूनल NCLAT होगी, और वो क्या करेगी? एंड द सेड अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल, ध्यान से पहले नंबर पॉइंट में, हियर एंड डिस्पोज ऑफ अपील्स अगेंस्ट एनी डायरेक्शन इशूड और डिसीजन मेड और ऑर्डर पास बाय द कमीशन। कमीशन यहाँ पे क्या है? CCI। सर अगर CCI ने कोई ऑर्डर पास किया, CCI ने कोई ऑर्डर पास किया, CCI ने कोई डायरेक्शंस इशू की, CCI ने कोई डिसीजन लिया, और जो भी पार्टी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन, डिसीजन, ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है वो अपील फाइल करते किसके सामने? NCLAT के सामने। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आए, कहते हैं टू एडजुडिकेट ऑन क्लेम फॉर कंपनसेशन दैट मे अराइज फ्रॉम द फाइंडिंग्स ऑफ द कमीशन or the orders of the appellate tribunal in an appeal against any finding of the commission and pass orders for the recovery of compensation। सर अगर हम ऐसे बोलें कि CCI किसी भी तरीके का कोई कंपनसेशन ऑर्डर पास करती है या किसी भी तरीके का कोई और पेनल्टी अमाउंट इम्पोज करती है जिससे पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फिर अगेन अपील फाइल कर सकती है NCLAT के सामने। ठीक है, कहते हैं जब अपील फाइल करी जाती है टू अपीलेट ट्रिब्यूनल तो सेक्शन 53B क्या कहता है? ध्यान से सुनिए, द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी और एंटरप्राइज और एनी पर्सन एग्रीड बाय द डायरेक्शन, डिसीजन और ऑर्डर मेड बाय कमीशन में प्रेफर एन अपील। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है हु कैन फाइल एन अपील? हु कैन फाइल एन अपील? कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो अपील फाइल कर सकते हैं? सर हाईलाइट करूं अगर मैं तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अपील फाइल कर सकती है, लोकल अथॉरिटी कर सकती है, कोई भी इंटरप्राइज, कोई भी पर्सन जो भी CCI के डायरेक्शन से, डिसीजन से, ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है वो अपील फाइल कर सकता है। एवरी सच अपील शैल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ, मार्क करो सर, कोई भी अगर पर्सन अपील फाइल करना चाहता है तो 60 दिन के अंदर अंदर कर दे। 60 दिन स्टार्ट कहाँ से होंगे? फ्रॉम द डेट रिसिप्ट ऑफ कॉपी ऑफ द डायरेक्शन, डिसीजन और मेड बाय द कमीशन इज रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और अ लोकल अथॉरिटी और एंटरप्राइज और एनी पर्सन। सर कोई भी पर्टिकुलर पर्सन अगर CCI के डिसीजन, डायरेक्शन, ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो 60 दिन के अंदर अपील फाइल कर ले। 60 दिन के दिन कहाँ से स्टार्ट होंगे? सर स्टार्ट होंगे जिस दिन उनको उस डायरेक्शन, डिसीजन, ऑर्डर की कॉपी मिलेगी। ठीक है सर, कहते थे अपीलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील आफ्टर 60 डेज ऑल्सो। 60 दिन के बाद भी अपील एंटरटेन की जा सकती है अगर आपके पास सफिशिएंट कॉज है।
अगर आप ये प्रूव कर सकते हो कि 60 दिन के अंदर आपने अपील इसलिए फाइल नहीं की क्योंकि आपके पास एक जेन्युइन रीज़न है और वो जेन्युइन रीज़न अपीलेट ट्रिब्यूनल को, NCLAT को जस्टिफाइड लगता है, तो इन दैट सिचुएशन आपकी अपील को 60 दिन के बाद भी एंटरटेन किया जा सकता है। कहते हैं ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अपील द अपीलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू द अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मे पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर। सर NCLAT के पास पावर है कि जब वो अपील को एंटरटेन करती है तो वो किसी भी तरीके का ऑर्डर पास कर सकती है। वो CCI के ऑर्डर को कंफर्म कर सकती है, वो ये कह सकती है कि CCI का जो ऑर्डर था वो सही था, सर वो उसको मॉडिफाई कर सकती है या पूरी तरीके से सेटिसाइड कर सकती है। मतलब वो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट भी कर सकती है, पूरी तरीके से डिनाई करके रिवर्स ऑर्डर भी पास कर सकती है, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ें उसमें मॉडिफाई कर दे, ना पूरी तरीके से एक्सेप्ट करे ना पूरी तरीके से डिनाई करे। ठीक सर। कहते हैं द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड बाय इट टू द कमीशन एंड द पार्टीज टू द अपील। सर जब कोई अपील फाइल की जाएगी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने तो अपीलेट ट्रिब्यूनल की ड्यूटी बनेगी कि वो उस पर्टिकुलर ऑर्डर की कॉपी जो अपीलेट ट्रिब्यूनल पास कर रही है वो CCI तक भी पहुंचाए और पार्टीज कंसर्न तक भी पहुंचाए। ठीक है। द अपील फाइल्ड बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डील्ड विद बाय इट एज एक्सपीडिशियसली एज पॉसिबल। जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए NCLAT इस अपील को एंटरटेन करे और डिस्पोज ऑफ करे, और वो कोशिश करे एंड shall be made and endeavor shall be made to dispose of the appeal within 6 months from the date of the receipt of the appeal। सर अपील के एक्सेप्ट करने के 6 महीने के अंदर अंदर कोशिश करे कि वो इस पर्टिकुलर अपील को डिस्पोज ऑफ कर दे। लास्ट में आया राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन। सर ट्रिब्यूनल के सामने कौन कौन अपीयर हो सकता है। मान लीजिए एक कंपनी है तो कंपनी के बिहाफ पे कौन अपीयर हो सकता है। सर कंपनी के बिहाफ पे उसका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। सर क्या कंपनी के बिहाफ पे CA, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट ये अपॉइंट हो सकते हैं। हाँ सर हो सकते हैं। सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर पार्टी है तो क्या वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकती है टू प्रेजेंट देयर केस बिफोर NCLAT। येस दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो अभी पहले नंबर पॉइंट में लिखा है पर्सन प्रेफरिंग एन अपील टू दी अपीलेट ट्रिब्यूनल। कह रहे हैं कोई भी पर्टिकुलर पर्सन, अ पर्सन, अगर वो अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने एक अपील फाइल कर रहा है, ही मे आइदर अपीयर इन पर्सन, वो खुद चाहे तो खुद अपीयर हो सकता है, और ही मे ऑथराइज वन और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट और लीगल प्रैक्टिशनर और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर टू प्रेजेंट हिज और इट्स केस बिफोर दी अपीलेट ट्रिब्यूनल। सर अगर वो पर्सन चाहे तो वो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर या किसी भी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है जो उसके बिहाफ पे जाके ये पर्टिकुलर मैटर एंटरटेन करना। ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है या कोई लोकल अथॉरिटी है या कोई इंटरप्राइज है तो मार्क करिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, इंटरप्राइज, यहाँ मार्क करिएगा पर्सन। They are preferring an appeal to the appellate tribunal. They may also authorize one or more chartered accountant, company secretary, cost accountant, legal practitioner, or any of its officer to act as presenting officer, and every person so authorized may present the case with respect to any appeal before the appellate tribunal. तो डिफरेंस अगर 1 और 2 में हम बोले तो 1 में सर पर्सन की बात की गई थी और सेकंड नंबर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और एंटरप्राइज की बात की गई है। दोनों ही अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं, दोनों ही किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर या अपने किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकते हैं जो जाएं और इनके बिहाफ पे अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने मैटर को प्रेजेंट करें। लास्ट में लिखा द कमीशन, अगर CCI चाहे तो वो क्या वो भी अपने मैटर को अपील में ले जा सकती है। हाँ सर हो सकता है। तो कह रहे थे कमीशन में ऑथराइज वन और मोर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट अकाउंटेंट और लीगल प्रैक्टिशनर। ध्यान से सुनिएगा सर, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपील लेके जाएगा NCLAT में, अपील लेके जाएगा NCLAT में, तो कहीं ना कहीं अपोजिट पार्टी CCI भी होगी और CCI के कंटेंशन को, CCI के फैक्ट्स को प्रेजेंट करने के लिए CCI भी किसी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी, एक कॉस्ट अकाउंटेंट, एक लीगल प्रैक्टिशनर या अपने किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है एज प्रेजेंटिंग ऑफिसर जो उस पर्टिकुलर मैटर को NCLAT के सामने प्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हाईलाइट करेंगे कमीशन। तो कुल मिला के हमने इसको 3 पार्ट में तो डिवाइड किया, ऑल्दो तीनों पॉइंट के आंसर्स बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है, हम कह सकते हैं यहाँ पे इंडिविजुअल की बात हो रही है, हम कह सकते हैं सेकंड नंबर पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर एंटरप्राइज की बात हो रही है, और थर्ड नंबर पे हम बात कह सकते हैं कि CCI की बात हो रही है, कंपटीशन कमीशन की बात हो रही है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर आंसर। और उम्मीद करता हूँ आपको ये पांचों ही क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। ये पांचों क्वेश्चंस बिल्कुल डिफर करते थे कॉम्पिटिशन एक्ट के लीगल प्रोविजन से। ऑल्दो हम ये नहीं कह रहे कि ये लीगल प्रोविजन नहीं है, ये कॉम्पिटिशन एक्ट का पार्ट नहीं है, क्योंकि हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी ये सब कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन एक्ट में ही लिखी हुई थी, बट ये क्वेश्चंस कुछ पार्ट बी से रिलेटेड है जो अलग चैप्टर को बिलोंग करते हैं, जो कॉम्पिटिशन कमीशन के बारे में थे या अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में थे। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंटली डिस्कस करिएगा, अच्छे से इसको पढ़िएगा, अच्छे से इसके नोट्स बनाइएगा, इनके सेक्शंस जो मैंने लिखे हैं वो हाईली इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करने होंगे, उसके बाद ही आप मान के चलिएगा कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ में आया। एंजॉय योर डे, गुड बाय, बाय बाय।